औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करो ज़राअत फ़ख्र के साथ, और मैं आपका होस्ट सैयद फ़ख्र हसनैन नकवी। ये चैनल बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम फसलों के मतलब ज़मींदारों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन जो रिसर्च है उसके ऊपर हम उनको अवेयरनेस दें, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो माहिरीन ज़राअत हैं उनको हम इनवाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जदीद तरीन ज़राअत से आपको हम रोशनास करा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किन्नू के ऊपर। किन्नू पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी यानी ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको पूरी दुनिया में इसके टेस्ट की वजह से पसंद किया जाता है। तो आज हमने किन्नू के जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, जो किन्नू के ऊपर हमें हमारी इनकम जो है किन्नू के फार्मर की उसको कम करने के फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमने इन्वाइट किया है डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सर तैयब हंदल साहब को, जो किन्नू के ऊपर बेहतरीन रिसर्च रखते हैं, ना सिर्फ किन्नू के ऊपर बल्कि ज़मीन के ऊपर, फसलों के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इनके इल्म से हम फ़ायदा उठाएं और अपनी किन्नू की, अपने फार्मर की किन्नू की प्रोडक्शन जो है उसकी क्वालिटी जो है उसको हम इंश्योर करें। तो मैं वेलकम करता हूँ सर तैयब हंदल साहब को कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। तो सर, हम प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि ज़ाहिर है हम पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो हमें दुनिया के साथ हर चीज़ में हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क, हमारी ज़राअत, हमारी चीज़ें तरक्की कर सकती हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूँ ये सवाल कि क्या हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसके पैदावार के या क्वालिटी के किन्नू के ऊपर बात करते हैं, तो उनको हम क्या मीट कर रहे हैं? अगर हम उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात है? उसमें ज़मींदार की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इदारे उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़ख्र शाह साहब, आपने हमें दावत दी यहाँ पे। और जहाँ तक देखें, आप सिट्रस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सरगोदा जो है इसको कैलिफोर्निया कहा जाता है, सर, मिनी कैलिफोर्निया, ड्यू टू सिट्रस प्रोडक्शन। जी बिल्कुल सर। सिट्रस यहाँ की मेन फसल है, मेन ऑर्चर्ड है। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो आप बात कर रहे हैं कि उसको हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जी सर, तो देखें इंटरनेशनली अब जो भी हमारी प्रोडक्शन है हमने इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सेस हासिल करनी है, जी सर, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें क्वालिटी प्रोड्यूस जो है वो देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। एक तो हमारी प्रोड्यूस जो है वो क्वालिटी हो, दूसरी उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का इशू है, जी सर, वो अब वर्ल्ड वाइड जो है एक मेजर इशू बन गया। जी बिल्कुल सर। तो हमें जो अपनी प्रोड्यूस देनी है उसमें ये भी इंश्योर करना है कि उसमें पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज ना हो। एक हमारी फिजिकल अपीयरेंस फ्रूट की बेहतर हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है, वैराइटीज़ उसकी जो हैं, जो इंटरनेशनली मार्केट्स में प्रेफरेबल उसकी हैं वैराइटीज़, हम इंश्योर करेंगे वो हम उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो हमारी। और दूसरा जो है पेस्टिसाइड, ये दो चीज़ें हैं जो हम अगर कम्पीट कर लेते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स तक हमारी रसाई जो है वो आसानी से हो सकती है और बेहतर हो सकती है। सर, ये रेजिडुअल इफेक्ट्स वाली बात पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं इसके ऊपर काफ़ी लोगों की तजज़ियात सुन चुका हूँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है कि हमारी जो बहुत सिर्फ किन्नू की नहीं, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाते हैं तो उनको जस्ट रेजिडुअल इफेक्ट्स की वजह से वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी पोर्ट से ही वापस आ जाती हैं, या जो उनके इंपोर्टर्स होते हैं, उनकी टेक्निकल टीम्स होती हैं, उनको वो वापस कर देती है, इंपोर्ट नहीं करती, या अगर वो इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी इशूज़ आते हैं। तो इसके लिए हमें फार्मर को अवेयर करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज में फार्मर को अवेयर करना है, तो हम किस तरह इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं? फार्मर को हम क्या मैसेज दे सकते हैं कि आपका किसी एक फार्मर की गलती शायद उसके पूरी कम्युनिटी के लिए उसका प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। अगर एक कंटेनर के अंदर किसी एक फार्मर का प्रोडक्ट गया है, उसकी मतलब फसल गई है या उसका किन्नू गया है, तो वो उसकी पूरी जो उनके साथ लोग और जा रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट जा रहा था, उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें किस लेवल पे जाकर लोगों को गाइड करना चाहिए सर, या क्या हम कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए देखें, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट जिसे आप कहते हैं, आपने डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात की है। तो अगर हम राइस की बात करें तो राइस जो है वो हमारा पिछले कुछ सालों से जो है इस इशू का शिकार था कि उस पर बहुत सारे पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब होती थी। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने ऑलमोस्ट 14 पेस्टिसाइड जो हैं वो बैन कर दी, जो कि ज़ीरो टॉलरेंस है जिनकी, कि जो पेस्टिसाइड हम राइस एरिया में भी एक तो सेल भी नहीं होने दे रहे और दूसरा फार्मर को काफ़ी हद तक अवेयरनेस दे रहे हैं
उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड, ये बैन पेस्टिसाइड अगर आप राइस क्रॉप पे करेंगे तो इनके रेजिडुअल इफेक्ट्स जो हैं वो आपकी क्रॉप में रिपोर्ट होंगे और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। और डेफिनेटली जब किसी भी क्रॉप की एक्सपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेट इफेक्ट उसका फार्मर पे आता है। बिल्कुल सर। अगर एक्सपोर्टर को रेट्स नहीं मिल रहे या कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो वो रेट का इफेक्ट, इम्पैक्ट, मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो फार्मर लेवल तक आएगा। और जब फार्मर डिस्टर्ब होगा तो हमारी सारी इंडस्ट्री, सारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सर। तो इसमें डिपार्टमेंट एक तो जो भी जिनके रेजिड्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं जिन पेस्टिसाइड के, उनको बैन कर रहा है और फार्मर को अवेयर कर रहा है कि आपने ये पेस्टिसाइड इन स्पेसिफिक कमोडिटीज़ पे, क्रॉप्स पे आपने स्प्रे नहीं करना। जी सर। इसी तरह सिट्रस की अगर हम बात करें तो सिट्रस में भी आगे 2027 में जो है आपकी WTO जो है उसने कुछ शराइत रखी हैं कि हम रेजिड्यूज वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट या उनकी ट्रेडिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जिन पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं वो हम फार्मर्स को गाइड करें कि ये पेस्टिसाइड जो हैं इनसे आप इज्तनाब करें। देखें, एक प्रोडक्ट, एक अगर कोई मसला है सिट्रस में, कोई एक कीड़ा है या एक बीमारी है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। हम दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। हम उन पेस्टिसाइड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है अपने हद तक देखें, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है PHI, प्री हार्वेस्ट इंटरवल। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ मिलके हमने हर पेस्टिसाइड के ऊपर प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो है उसको मेंशन करवाया और उसके लेबल के ऊपर वो प्रिंट हो गया था। अब फार्मर को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एक लफ्ज़ अगर ऊपर लिखा हुआ है वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त, तो इसका मतलब है कि हमने फसल की बर्दाश्त से इतने दिन पहले ये स्प्रे नहीं करनी। जी सर। या बर्दाश्त और स्प्रे का वक्फा इतने दिन का होना चाहिए। जी सर। अब बाज़ केमिकल का 7 दिन है, बाज़ का 21 दिन है, बाज़ का 28 दिन है, तो वो वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त जो है उसके बारे में फार्मर की अवेयरनेस हो और रेजिड्यूज के हवाले से फार्मर को अवेयर करें। ये अब हमारी भी और प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी ये एक मुश्तरका काविश हो। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर इसमें एक इशू आता है, जैसे मैंने आपको पहले ये बात कोट की है कि एक बंदा, मतलब हम जब जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, किन्नू परचेज़ कर रहे हैं, बिलफर्ज एक व्यापारी है या एक ठेकेदार हो किन्नू परचेज़ करता है या एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑनर है वो परचेज़ करता है, तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि देखिए उसने तो आगे प्रोडक्ट भेजना है, उसका रिजेक्ट हो जाएगा, वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, जो मैंने फ्रूट परचेज़ किया है, ये इसके ऊपर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हुए जिसके रेजिडुअल इफेक्ट की वजह से मेरा ये रिजेक्ट हो सकती है एक्सपोर्ट मेरी, तो इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? इसका कोई है मैकेनिज्म बन सकता है या इसमें कोई है प्रोसेस जारी है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, इस पे मैकेनिज्म है और इस पे काम भी हो रहा है। देखिए, ग्लोबल गैप के अंडर जो भी आपके आर्चर्ड्स रजिस्टर्ड हैं, जी सर, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो आपकी फर्टिलाइज़र की है, पेस्टिसाइड की है या कल्टीवेशन की है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आपके माहिरीन की ज़ेर निगरानी हो रही है। जी सर। ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस या एक्टिविटी वो हम नहीं होने दे रहे जिसकी वजह से फार्मर के फ्रूट्स की क्वालिटी जो है, एक तो वो डिस्टर्ब हो, दूसरा एक्सपोर्ट में इशू बने। तो TDAP के ताउन के साथ जो है वो हमने डिफरेंट ऑर्चर्ड्स जो हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में वो रजिस्टर्ड किए हैं। माशाल्लाह। ठीक है, अब उनमें सारी प्रैक्टिसेस जो है वो माहिरीन की ज़ेर निगरानी हो रही हैं और उनको जो अगर उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसी तरह चलती हैं और उनका फ्रूट जो है वो क्वालिटी का होता है तो उन्हीं ऑर्चर्ड्स में से जो है वो हम एक्सपोर्ट के लिए ऑर्चर्ड्स जो है वो रजिस्टर करें। उनको इदारे या गवर्नमेंट अकोमोडेट करेगी एक्सपोर्ट, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेट करेगी। जी सर, ठीक है सर। ये बहुत बड़ा आपने, ये मेरे नॉलेज में पहली बार बात आई है कि इस लेवल पे काम हो रहा है। मेरे ये ज़हन में सवाल था कि हम किसी एक
बंदे के, एक गैर जिम्मेदार बंदे की वजह से अगर हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसको कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा सर अब प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, तो मैं स्टडी कर रहा था कि जो अगर मन के अंदर हम उसको काउंट करें तो जो कैलिफोर्निया की या अमेरिकन जो सिट्रस है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 500 से 800 मन गालबन है, उसकी जो प्रोडक्शन है पर एकड़ उसमें लें तो हमारी 250 से 350 की आ रही है पर एकड़। इकॉनमी हमारी ऑलरेडी पहले ही डिस्टर्ब है, और अगर हम प्रोडक्शन के हवाले से देखें तो ये प्रोडक्शन मेरे ख्याल में उसको उन चीज़ों को कहीं भी मीट नहीं कर रही। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा गैप का बायस बन रही है? उसकी जो साइल हमारी है उसका इशू है, उसकी तैयारी का इशू है, या हमारी जो पेस्ट कंट्रोल का इशू है, या फर्टिलाइज़र प्लान का इशू है, या ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके हमारी जो पैदावार है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं? तो मेन क्या चीज़ है सर? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब ये हम एक एवरेज काउंट करते हैं जी सर कि 200 से 250 मन फी एकड़ हमारी एवरेज प्रोडक्शन। जी सर। लेकिन इसमें बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो 500, 600, 700 मन पर एकड़ भी ले रहे हैं। बिल्कुल सर। डेफिनेटली वो भी इसी इन्वायरमेंट में है। जी सर। तो इसमें हम ये चीज़ें सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जी सर, उसके प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से और सॉइल मैनेजमेंट के हवाले से, इन तीनों चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आर्चर्ड की हेल्थ भी बेहतर होगी और इसके साथ साथ हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी बेहतर होगी। जी सर। ओवरऑल अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा में देखें हमारे पास ज़मीनें जो हैं, एक तो सेलाइन सोडिक है। जी सर। दूसरा इनकी पीएच जो है वो 8.0 टू 8.8 इधर फॉल कर रही है। जी सर। तो सॉइल मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है आपकी प्रोडक्शन में। जी सर। अब सिट्रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिट्रस के लिए हमें जो है वो जो बेहतर सॉइल है, जो सिट्रस के लिए बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास, वो एक तो सॉइल की पीएच जो है वो आपकी हो 6.5 टू 7.5। जी सर, आइडियल जो है ये आइडियल है उसके लिए। दूसरा एरेटेड वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। सिट्रस आपको पता है वाटर लविंग प्लांट नहीं है। जी सर। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल्स में बहुत कम है। जी सर। लोग जो है इस चीज़ के बारे में, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने सॉइल सैम्पलिंग के बाद जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है या न्यूट्रिशनल अपनी एप्लीकेशन जो भी है वो सॉइल सैम्पलिंग के बाद करनी है। अब सॉइल सैम्पलिंग का कंसेप्ट नहीं है। जी सर। जब सॉइल सैम्पलिंग नहीं होगी तो फार्मर को कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि जी मेरी ज़मीन में किस न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी है या ऑर्गेनिक मैटर की क्या वैल्यू है। जी सर। अब देखें, एक अच्छी ज़मीन के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 2.5% होना चाहिए। जी सर। जबकि हमारी अगर हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात करें तो हमारी ज़मीनों में 0.5 to 0.7, जी बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 0.5 और 0.7 की जो फिगर है ना, ये भी मेरे ख्याल में कोई हम उसको एवरेज नहीं कह सकते। एवरेज नहीं कह सकते, ये अच्छी साइज़ जो उसको हम करते हैं। अच्छा, इसके हम सर इसमें जो अगर ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से बात करें तो ना थोड़ा सा एक क्लियर बात करने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा रिच सोर्स है, जिस तरह अब हम कहते हैं जानवरों का फजला है, गोबर वगैरह है, या जो बाकियात हैं फसलों के, वो जब ज़मीन में जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, ज़मीन का हिस्सा बनते हैं। वो भी एक ख़ास टेम्परेचर में, ख़ास इन्वायरमेंट में उनको डिकम्पोज होने के बाद, अच्छा कंपनीज ऑर्गेनिक मैटर दे रही हैं कमर्शियल लेवल पे। अच्छा, जो ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है फसलों के बाकियात से, या जो हमें मिलता है जानवरों के बाकियात से, जानवरों का फजला मिलता है, गोबर वगैरह मिलता है, तो वो हमें टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से मिलता है। तो एज उसको अगर हम कंपेयर करें, जो हमारा जो प्रोड्यूस करती हैं कंपनियां जो बना रही हैं, तो वो 25 केजी या 50 केजी की वो पैकिंग में आते हैं। तो इसके अंदर कोई इनकी क्या फ़र्क है कि, और हम अगर हम कंपनी का बना हुआ इस्तेमाल करें तो वो बेटर है, या जो हमारा ओरिजिनल चीज़ है उसको हम इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है? अगर हम कंपनी की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो उसकी डोज कितनी रखनी चाहिए कि वो हमारा फुलफिल कर जाए ज़रूरियात हमारी जो है ऑर्गेनिक मैटर की? देखिए, आपने खुद ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि जब हम फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं, पोल्ट्री मैन्योर यूज़ करते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, तो वो आफ्टर डिकम्पोजिशन जो है वो सॉइल का हिस्सा होता है। यानी कि उसने ऑर्गेनिक मैटर बनना है जब वो डिकम्पोज हो जाएगा। जी सर।
तो जो कंपनीज सेल कर रही हैं वो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है। जी सर। वो ह्यूमस है बेसिकली। जी सर। ठीक है, ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोज्ड फॉर्म है। जी सर। तो डिकम्पोज्ड फॉर्म अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा। जी सर। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो है हमारे पास, हम जो रिकमेंड करते हैं वो फार्म यार्ड मैन्योर ही है। जी सर। क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसकी बेहतर जी हैं, सर। ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार इसमें बेहतर है। जी सर। तो फार्म यार्ड मैन्योर आप पहले नंबर पे इसको रेटिंग कर सकते हैं। जी सर। देन जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे साल 2 साल के बाद कम से कम जो है वो ग्रीन मैन्योरिंग कर लें। जी सर। ग्रीन मैन्योरिंग से ये है कि आपकी सॉइल जो है वो एक दफ़ा रिचार्ज हो जाती है। जी सर। ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आप यहाँ पे पहुँच नहीं सक रहे, तो देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है ह्यूमिक एसिड, जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर या कंपनीज जो हैं वो दे रही हैं। जी सर। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर या ग्रीन मैन्योरिंग नहीं आप कर सकते तो हर फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन के साथ जो है आपको ऑर्गेनिक मैटर साथ लाजमी यूज़ करना चाहिए। सर, ये ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, ये सॉइल में या फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारी सॉइल की पीएच ज़्यादा है। जी सर। तो जो भी हम फास्फोरस से रिलेटेड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो फास्फोरस जो है वो ज़मीन में फिक्स हो रही है। जी सर। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बेहतर है तो वो ज़मीन में फिक्स होने वाली फास्फोरस जो है वो हमारे पौधे को अवेलेबल हो जाए। जी बिल्कुल सर। उसकी बॉन्डिंग जो है वो ज़मीन के साथ नहीं। जी सर। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा सर एक चीज़ है कि जो जब हम पानी लगाते हैं फसल को, किसी फसल को भी, किन्नू को लगाते हैं पानी, तो जहाँ पर नहरी पानी अवेलेबल है या जो कोटा खसूसी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो तो वहाँ तक तो गुजारा होता है। और लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वहाँ पर वो कोटा होने के बावजूद भी हमारा जो पानी है वो नहरी पानी वो हमारे पूरे बागों को सैराब नहीं करता, पूरे हमारे ऑर्चर्ड को सैराब नहीं करता। तो उस सूरत में ज़ाहिर है हमने अल्टरनेटिव जाना है, हमने इसके ट्यूबवेल के पानी के ऊपर जाना है। अब ट्यूबवेल का पानी जो है वो क्योंकि नमकियात से भरपूर होता है तो नमकियात साथ लेके आता है। जब हम खाली ज़मीन की बात करते हैं तो उसमें हम डेफिनेटली हम उसको जिप्सम डाल के उसको वक्ती तौर पे उसकी जो नमकियात है उनको लीच डाउन करा के गुजारा कर सकते हैं। तो सिट्रस के अंदर ये प्रैक्टिस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है कि नमकियात को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सिट्रस में नमकियात को सिट्रस को बहुत ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत है नहीं। जी सर। ठीक है, इसकी अगर आप वाटर मैनेजमेंट बेहतर कर लेते हैं जी सर, तो आपको ट्यूबवेल वाटर या अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके इस्तेमाल की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। जी सर। क्योंकि सिट्रस में आप जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे उतने ज़्यादा मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे। जी सर। और अगर आपको बिलफर्ज बवजह मजबूरी लगाना पड़ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जिप्सम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। हम सिट्रस ऑर्चर्ड में भी फैलो लैंड की तरह जिप्सम यूज़ करेंगे। जी सर। और उससे जो है हम सॉइल रिक्लेमेशन कर सकते हैं। उसके अलावा सल्फर हम यूज़ करते हैं। सल्फर भी सॉइल रिक्लेमेशन में बेहतर रोल प्ले करती है। सर, ये तो हो गया सॉइल के मामलात हो गए, इसको हम यहाँ भी डिस्कस करें और इंशाल्लाह आपके साथ फील्ड में भी जाकर इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सर ये है कि नर्सरी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जो सिट्रस के अंदर। नर्सरी मतलब एक उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आप जितने फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जितनी आप केयर कर लें, जितनी आप उसकी मैनेजमेंट कर लें, अगर आपकी नर्सरी ही ठीक नहीं है तो वो कभी भी आपको प्रोडक्शन या क्वालिटी नहीं देगी। अगर देखें तो जो नर्सरीज़ आई थी शुरू में, जब ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास किन्नू आया था गलबन 60s में, तो उस टाइम की नर्सरीज़ जो है अगर कोई उनका पौधा आज भी खड़ा है तो उसकी जो क्वालिटी है उसके यानी कि किन्नू की वो बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद उस लेवल की बहुत कम जगह पे मैंने देखा है कि नर्सरी डेवलप हुई है या हमें मिली है। तो इसकी बेसिक्स कॉज क्या है इसकी कि क्यों नर्सरी हमारी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही? देखें, इसमें मेन अगर आप स्टार्ट से सिट्रस वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन रोल जो है वो नर्सरी का है। और नर्सरी अगर आपकी सर्टिफाइड नहीं है जी सर, तो प्लांट की होल लाइफ जो है वो आप उसके साथ जंग करते रहेंगे पैथोजन के साथ। जी सर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अनसर्टिफाइड नर्सरीज जब यूज़ करते हैं, जी सर, जैसे कि पत्तों की का एक सोर्स है हमारे पास, जी सर, वो सारी अनसर्टिफाइड नर्सरीज हैं या लोकली अनसर्टिफाइड नर्सरीज से प्लांट लेके आप ऑर्चर्ड जो हैं वो
इस्टेब्लिश करते जी हैं सर। तो उनमें पैथोजेंस का अटैक जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सिट्रस जो है वो रहता है। जी सर। ठीक है, तो सर्टिफाइड नर्सरीज के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, रिवाइवल ऑफ सिट्रस इन पंजाब। माशाल्लाह। उसके तहत जो है वो स्क्रीन हाउसेज में डिजीज़ फ्री नर्सरी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी और फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी। जी सर। वो ईयरली बेसिस पे जो है वो 10 मिलियन प्लस प्लांट्स जो हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल होंगे वहाँ से। तो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है वो आप ये डिजीज़ फ्री सर्टिफाइड नर्सरी इजीली अवेलेबल होगी फार्मर्स को। जी सर, ये दूसरा टॉपिक है जो मुझे आज पता चला है। ये आपके साथ बैठने का ही बहुत बड़ा फ़ायदा, और डेफिनेटली ये फार्मर्स को भी शायद 99% फार्मर्स को ये पता नहीं होगा कि हम जो सर्टिफाइड नर्सरीज़ हैं वो डेवलप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा सर, इसके अलावा जो अगली बात ये है कि हम सॉइल को मैनेज कर लेते हैं, हम नर्सरी के ऊपर आ जाते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट जो है या डिजीज़ मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए, ये जो डिस्कशन का मामला है वो सर है कि हमारे पौधे खड़े खड़े, एक 20 साल का 15 साल का पौधा है, दरख्त है, तो फार्मर सुबह जाता है फील्ड में और देखता है कि वो मुरझा जाता है, खड़ा खड़ा मुरझा जाता है, जिसे हम सडन डेथ कहते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है सडन डेथ की? पौधा क्यों यकदम मुरझा जाता है? क्या ये यकदम मामला होता है या इसके पीछे कोई जो कॉज है वो काफ़ी टाइम से चल रही होती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते? इसकी किसी इंसेक्ट की वजह से है या किसी फंगस की वजह से है, या इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल फ़खर साहब, आजकल एक कह लें कि सिट्रस डिक्लाइन जो है जी सर, ये हार्ट और बर्निंग इशू है। जी सर। ना कि इस साल, बल्कि अगर हम ये कहें कि ये 2010 से अनवर्ड, जी सर, यानी कि पिछले 10-15 सालों में ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे ऑर्चर्ड्स में, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसकी ये देखें, ये एक कोई हम इसको अचानक जैसे डिक्लाइन, दो तरह का डिक्लाइन है। जी सर। इसको हम स्लो डिक्लाइन भी होता है इसमें और क्विक डिक्लाइन भी होता है। अब ये अचानक नहीं आती बीमारी, ठीक है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ठीक है, अब डिक्लाइन क्यों आ रहा है, ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उनमें आपकी बायोटिक भी हैं और एबायोटिक रीजंस भी हैं। यानी कि एबायोटिक मीन गैर हयातियाती, जिसमें आपके पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका जो सिट्रस डिक्लाइन का है या सडन डेथ का है, वो आप देखते हैं कि आपके मेच्योर प्लांट्स में ज़्यादा है जी सर, एज कम्पेयर टू यंग प्लांट्स। बिल्कुल सर। तो इसमें मेन फैक्टर जो है वो एजिंग का है। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में सिट्रस जो है वो 1970s से स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, 60s के एंड पे मेरे ख्याल में, 60s के एंड में या 70s में। तो उस टाइम जो प्लांटेशन हुई थी और आज उनकी एज ऑलमोस्ट 25 to 40 ईयर्स जी सर के राउंड अबाउट है। अब एजिंग का जो है इशू, जैसे जैसे प्लांट्स जो है वो मेच्योर होता है जी सर, प्लांट की जो एक आप कह लेंगे ना यंग लाइफ और एक्सट्रीम लाइफ, वो है 25 ईयर्स जी सर, यानी कि 25 ईयर तक सिट्रस का प्लांट जो है वो जवान रहता है, विगरस ग्रोथ है उसकी, उसमें रेजिस्टेंस है और बेटर प्रोडक्शन दे सकता है। जैसे जैसे एज इसकी बढ़ती है तो इसकी आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर आप बैलेंस या पूरी नहीं कर पा रहे या पैथोजन को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से इस पे इंसेक्ट्स का अटैक, अपना पैथोजेंस का अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब पैथोजेंस का अटैक होगा तो डेफिनेटली ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। सर पैथोजेंस को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें, मज़ीद क्लियर कर दें कि वो सॉइल के अंदर वाले जो है उनकी वजह से है या ये जो हमारे इसका सरफेस एरिया है या उसके ऊपर पत्तों वगैरह पे है वहाँ पर ज़्यादा इसका अटैक? ये मैं आपको आगे बायोटिक फैक्टर में इसकी डिटेल सारी दे देता हूँ। वैसे इसमें जो है हमारे पास सिट्रस में या ओवरऑल आप देखें कि 80% डिजीज़ जो हैं वो सॉइल बोर्न है जी सर, ठीक है, यानी कि 80% फंगस जो है वो ज़मीन में मौजूद है सर। तो ज़मीन के अंदर जो फंगस है अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम आर्चर्ड को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ये उन पैथोजेंस की बात हो रही थी। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा एक मेन फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का।
अब देखें हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर हम ड्राई सीज़न देखें, ड्राउट सीज़न, तो वो भी लंबा टेन्योर हो गया। अगर बारिशें हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब सिट्रस प्लांट की रूट्स में अगर 4 दिन से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो सिट्रस इसको बियर नहीं कर सकता, वो डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हार्मफुल हैं अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और अगर ड्राउट का पीरियड देखें हम, खुश्क साली, बारिशें जिस टेन्योर में नहीं हो रही, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 40 डिग्री प्लस रहता है। और जब एक लंबा अरसा आपके पास 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहेगा तो वो प्लांट की हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा और वो उसको स्ट्रेस देगा। उस स्ट्रेस को भी हमने मैनेज करना है। जब हम उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते तो पौधे डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है कि देखें स्मोक का इफेक्ट है। अब ड्यूरिंग हॉट विंटर, आप विंटर को आप हॉट कह सकते हैं क्योंकि विंटर में उतनी सर्दी नहीं है हमारे पास, वो चिलिंग इफेक्ट जो सिट्रस को की रिक्वायरमेंट है वो नहीं उसको मिल पा रहा। और स्मोक की वजह से फोटोसेंसिस का भी आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, जब फोटोसेंसिस जो है वो इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं पूरी नहीं होगी। तो दूसरे नंबर पे देखें, पहले नंबर पे मैंने आपको इसमें बता दिया कि एजिंग उसकी, दूसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। देन उसके बाद जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन है। सॉइल डिग्रेडेशन में देखें हमारे पास ये ज़मीनें जो हैं वो पिछले काफ़ी सालों से हम इनको काश्त कर रहे हैं, इनसे प्रोडक्शन ले रहे हैं। और हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की रूटीन ये है कि हम फ्लड इरीगेशन करते हैं। तो जब हम फ्लड इरीगेशन करेंगे तो फ्लड इरीगेशन के थ्रू जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच डाउन हो रहे हैं। जब न्यूट्रिएंट्स आपके रूट जोन से दूर जा रहे हैं तो वो प्लांट की हेल्थ को इफेक्ट करें। सर रूट जोन की बात करें तो रूट जोन को हम कैसे देखते हैं कि रूट जोन जो हमारा पौधे का है, सिट्रस का है, वो रूट जोन कहाँ तक होता है, और जो उसकी ऑब्जर्व करने वाली रूट्स होती हैं, ये रूट हेयर्स होते हैं, टर्शरी रूट्स होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं कि वो इस जगह तक हमारे रूट्स आएंगी जो खुराक लेंगी? देखिए, उसमें सिंपल एक जो प्रोसीजर या सिंपल हम फार्मर को बताने के लिए एक बात कहते हैं कि जो प्लांट की कैनोपी है जी सर, उसके नीचे अगर आप उस साइल को डिग करें थोड़ा सा तो उसके नीचे आपको बाल नुमा जड़ें नजर आएंगी। बिल्कुल सर, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। जी सर, ठीक है, वो बेसिकली वो फीडिंग रूट्स हैं। जी सर, और उन जड़ों के थ्रू जो है वो पौधा जो है वो खुराक अपटेक करता है जमीन के अंदर से, यानी वो मेन जो खुराक लेने वाली वो है जी, खुराक लेने। इसका मतलब है सर अगर हमारा पौधा खड़ा है तो हमने वहाँ पर उसको फर्टिलाइजर देना है, या हमारी पानी की जरूरत भी वहाँ तक है जहाँ पर हमारी वो कनोपी एंड हो रही है, जहाँ पर कनोपी ख़त्म हो रही है। तो जहाँ पर कनोपी ख़त्म हो रही है उसके कितना अंदर तक हम उसको फीड कर सकते हैं रूट्स के अंदर फर्टिलाइजर को? देखिए, जो मेन ट्रंक है आपका रूट का, जी सर, पौधे का मेन स्टेम जिसे हम बोलते हैं, जी सर, मेन स्टेम से तकरीबन 1.5 फुट दूर जो है वो उसकी फीडिंग रूट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। जी सर, उससे पहले जो है वो आपकी प्राइमरी रूट्स हैं तो वो फीड अपटेक नहीं करती, वो जस्ट सपोर्ट के लिए है, वो जस्ट सपोर्ट के लिए। ठीक है सर, इसी के साथ एक अगला सवाल ये है कि जो पानी की मैनेजमेंट है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। हमें पानी चाहिए उन रूट्स तक जहाँ तक जो सक करती है पानी को या वो न्यूट्रस को अपटेक करती है, फीडिंग रूट्स। अच्छा, फीडिंग रूट्स 3 फुट दूर हैं, 3 फुट से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद जाती हैं। ये एक मेच्योर प्लांट की आप बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, अब जो हमारा पानी है, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, आपसे सीखा है कि जो पानी है उसको डायरेक्ट हमारे तने के साथ जो टच होना है पानी का, वो इंतहाई नुकसानदेह है। यानी वो हमारी जो बीमारियां हैं, जो हमारे फंगस है, उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनको वो कैरी करते हैं वन प्लांट टू अदर प्लांट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें जो उस तने तक पानी ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि ले जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, उसमें देखें हमारा जो आप रूट स्टॉक और साइन है, जी सर, जहाँ पे उसका जोड़ होता है, जी सर,
अगर तो उसकी प्लांटेशन ऐसे हुई है कि वो जोड़ जो है वो ज़मीन से ऊपर है 6 इंच, जी सर, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। लेकिन हमारे अक्सर फार्मर हजरात जो हैं उन्होंने प्लांट्स जो हैं वो अपने आर्चर्ड एस्टेब्लिश ही ऐसे किए हैं कि वो गहरे लगे हुए हैं। ठीक है, जब वहाँ पे वो रूट स्टॉक और साइन वाली जगह पे पानी जाके लगेगा तो वो डेफिनेटली वहाँ से जो है वो डिजीज़ या पैथोजन का ठीक है कि एक एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है वहाँ। अच्छा सर, इसमें ना मैंने कुछ अर्सा पहले प्रैक्टिस देखी है कि लोगों ने ना, जब उनको कहा गया ना कि आपने तने से थोड़ा सा पानी दूर रखना है, तो लोगों ने ना उसके साथ मिट्टी चढ़ा दी तनों के साथ। अब मिट्टी चढ़ाने के बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि वहाँ पर इंसेक्ट्स प्लस फंगस ने ज़्यादा अटैक किया, क्योंकि नमी वहाँ पर बन गई तने के इर्द गिर्द, तो वो उसमें मसाइल ज़्यादा आना शुरू हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम एक तो मुझे ये बताएं कि पानी की बचत के लिए और एक पौधे को पैथोजन से या जो आपकी फंगस है उससे बचाने के लिए क्या मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए, जो पानी भी हमारा इसमें कम इस्तेमाल हो और बीमारियां भी हमारी वो ना फैलें एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, तो किस तरह हम मैनेज करें अपने सिट्रस के पौधे के पानी को? देखिए, उसमें सबसे बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो ड्रिप इरिगेशन का है। जी सर। ठीक है, सिट्रस में हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। एक वही सोर्स है कि जो आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है पानी के थ्रू जो भी पैथोजन है वो नहीं फैलेंगे। जी सर। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ड्रिप इरिगेशन को जो है वो अडॉप्ट करने नहीं कर सके। प्रैक्टिस की गई थी लेकिन उनको अडॉप्टेबिलिटी उसकी नहीं हो सकी। तो उसके लिए यही है, ये जो आप बता रहे हैं कि ट्रंक के साथ या मेन स्टेम के साथ मिट्टी चढ़ा देना, ये मेरे नज़दीक ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। जी सर। क्योंकि ये एक हाइबरनेशन स्पेस मिल जाती है इंसेक्ट्स के लिए, मिलीबग का इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद टर्माइट्स का इशू बढ़ जाता है, फंगल इश्यूज जो हैं वो प्लांट में बढ़ जाते हैं। उसका सिंपल सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम सिंपल एक स्लोप दे दें प्लांट, निस्बतन जगह ऊंची हो, निस्बतन स्टेम के साथ जगह ऊंची हो और साइड से जो है वो हल्की सी आप उसको स्लोप दे दें ताकि जब भी फ्लड इरिगेशन हो स्टेम के साथ पानी न जाए। और इरिगेशन के दौरान ये एहतियात करें, कोशिश करें कि इतना पानी लगाएं जो उसके स्टेम तक ना पहुंचे। सर, मैंने देखा है जो प्लांट जो बनने के ऊपर होते हैं ना, जैसे उस दरमियान की पगडंडी के ऊपर होते हैं या जो थोड़ी सी ऊंची जगह होते हैं, इतनी ऊंची जगह पर होते हैं जहाँ तक उनकी जड़ें जो हैं वो सक कर रही होती हैं पानी, उनकी कंडीशन, और जो ज़्यादा फ्लडेड एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा गहरी जगह है या एक प्लांट की नीची जगह है, तो उसके ऊपर जो प्लांट होता है उसकी सेहत में और उस पौधे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ज़ाहिर है उसके तने को डायरेक्ट पानी टच नहीं कर रहा। तो मैंने देखा है, ये ऑब्जर्व किया, इसलिए मैंने ये सवाल किया है कि इसको हम प्रैक्टिस करें। अच्छा जी सर। अच्छा, इसमें सर देखें, आपने ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया। इसमें स्लो डिक्लाइन की या क्विक डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो डिक्लाइन में जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे, एजिंग का फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है, उसके बाद इसमें आपकी सॉइल लेवलिंग जो है जी सर, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल उसका है कि आपकी सॉइल जो है ऑर्चर्ड की वो लेवल होनी चाहिए। अमूमन देखा गया है कि ऑर्चर्ड में ज़मीन जो है वो लेवल नहीं होती। जी सर। कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा हो रहा है, कहीं पे पानी जो है वो बिल्कुल जाता ही नहीं। जी सर। तो जब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो रहा है वो भी डेंजरस है सिट्रस, जहाँ नहीं जा रहा वो भी, जहाँ नहीं जा रहा वो ज़्यादा डेंजरस है। जी सर। वो इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो सेलाइन सोडिक की तरफ। जी सर। अब जब वहाँ पे पानी नहीं जाएगा तो नीचे से जब ऊपर पानी आएगा तो वो अपने साथ साल्ट्स लेके आएगा। वो साल्ट्स सारे जो हैं वो रूट जोन में जमा हो जाएंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम के साथ जो है वो नमकियात जमा हो जाएंगे और वो नमकियात जो हैं वो खुराक की तरसील को न्यूट्रिशन अपटेक जो हमारी अपटेक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। और जब न्यूट्रिशनल अपटेक ब्लॉक होगी देन हम फिर वही डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें प्रॉपर प्रूनिंग जो है वो नहीं रही है। अब फार्मर जो है वो प्रॉपर प्रूनिंग नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते प्लांट्स की, वो भी एक मेन रीज़न है डिक्लाइन की। देखें, जब प्रूनिंग नहीं होगी प्रॉपर, उसकी डेड वुड जो है वो हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो कैरियर है आपके पैथोजेंस का।
ठीक है, एक ये भी रीज़न आ जाती है। फिर एबायोटिक फैक्टर में ही हम लास्ट पे इसको करते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर। जी सर। इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो आप देखें कि मेन रोल उसका है। जी सर। हमारे मोस्टली फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल लैंड होल्डिंग, जी सर, उनका वही सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं पे उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। चारा काश्त करना है, वहीं पे उन्होंने गंदम काश्त करनी है, तो इंटरक्रॉपिंग भी होगी और जो उनकी इनकम होगी वो उसको रिटर्न नहीं देते, उसमें से आप कह लें कि बाग का हिस्सा नहीं निकल रहा। तो जब बाग की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, प्लांट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन जो है या उसकी जो हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी। देन एक और इसमें हम चीज़ को कंसिडर करेंगे कि रेट्स, डेफिनेटली जब उस बंदे ने वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं दी, जी सर, उसको रेट भी उसके मुताबिक नहीं मिलेगा, और जब उसको रेट नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इनपुट्स मज़ीद कम कर देगा, और वो शायद फिर एक तो डिक्लाइन आएगा कुदरती तौर पर, और एक वो डिक्लाइन आएगा उसको मतलब चला जाएगा। और सर ये जो है ना, ये जो आपने चीज़ डिस्कस करते हैं, ये पिछले 3 साल पहले हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे जो कल्टीवेटेड एरिया था सिट्रस का, उसको लोगों ने खाली किया है, यानी लोगों ने सैकड़ों एकड़ जो हैं उसको तल्फ किया सिट्रस को। 1 साल 2 साल के दचके के बाद जो रेट हमें नहीं मिला मार्केट में, या हमारा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं हो सका। सर ये डिक्लाइन का प्रॉब्लम था, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करें, इसको मैंने चला फील्ड में भी जाके इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद सर आ जाती है कि जो हमारी बाकी बीमारियाँ हैं, मतलब जिस तरह जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं सिट्रस, तो सबसे पहले हमारे अटैक करते हैं सिट्रस सिला और लीफ माइनर। और सिट्रस सिला एक तो फौरी तौर पे नुकसान दे रहा होता है, उसके बाद सिट्रस ग्रीनिंग और जो उसके फैक्टर्स बाद में आते हैं, आफ्टर शॉक्स, वो बाद में नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा क्या तरीकाकार है कि हम फार्मर को अवेयर करें कि आपने किस टाइम के ऊपर उसको कंट्रोल करना है, सिट्रस सिला और लीफ माइनर को, जो फौरी तौर पर नई फोर्ट के आने के साथ ही हमें वो अटैक कर जाते हैं? इसमें सिट्रस में अब हम अगर आप कहेंगे एक इसका प्रैक्टिसेस का कैलेंडर बना लें, या एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो हम सेट कर लें कि इस टाइम पे हमने ये प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम पे, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर चीज़ का एक टेन्योर जो है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये एट द स्पॉट अब इसका डिसीजन होता है। तो डेफिनेटली हर चीज़ को मैनेज करने के लिए सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब तक प्रॉपर सर्विलेंस नहीं है, आप किसी भी चीज़ को ना असेस कर सकते हैं, ना उसके नुकसान की मुआशी हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम उसको हम इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सिट्रस सिला और लीफ माइनर ये उस स्टेज पे दोनों इकट्ठे ही आते हैं, तो हमें क्या चीज़ें जो आप कौन से ऐसे केमिकल्स हैं या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि फॉर अगर नज़र आता जाए, यानी आप समझते हैं कि उसकी मुआशी हद तक पहुंच गया, मुआशी हद क्या है इनकी दोनों इनकी इंसेक्ट्स की, लीफ माइनर और सिट्रस सिला की मुआशी हद क्या होगी, और इसका कंट्रोल कैसे करेंगे हम? अच्छा, इसमें देखें सिट्रस सिला और सिट्रस लीफ माइनर, ये दोनों जो हैं, सिट्रस सिला तो खैर नोटोरियस पेस्ट है, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज भी आपकी सिट्रस ग्रीनिंग का इशू बन रहा है। तो सिट्रस सिला और लीफ माइनर का अटैक आपका हमेशा जब फ्रेश सप्रोटिंग होती है, नई फूट निकलती है बाजार में, उस टाइम इसका हमला होता है बाजार में। और जैसे ही नई फूट निकलना स्टार्ट होती है, आपको नए पत्तों के ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग के यूरिया की तरह के दाने बिल्कुल नजर आते हैं, और उसके साथ इसकी शाखों पे और नए पत्तों पे जो है ये एक हल्के नारंगी रंग के छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो आपको नजर आएंगे चिपके हुए। तो जैसे ही वो आपको वाइट कलर के दाने नजर आए ना, तो उस स्टेज पे आप समझें कि आपकी ऑर्चर्ड में सिट्रस सिला का अटैक जो है वो स्टार्ट हो गया। और इसके नुकसान की मुआशी हद है 4 से 5 फी पत्ता, बालिग या बच्चे। अगर एक पत्ते पे आपको 5 या 6 बालिग या पत्ते नज़र आ रहे हैं, सिट्रस सिले नज़र आ रहे हैं, तो उस पे आप जो है वो स्प्रे रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा सर, इसका सिट्रस सिला की जो रिप्रोडक्शन इसकी जो होती है वो बड़ी तेज़ी से होती है,
यानी अगर आप एक दिन देखते हैं कि आपको 2 नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो दूसरे दिन आपको 4 से 5 नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब उसको मौसम सपोर्ट कर रहा होता है, बाहर के मौसम में बड़ा जल्दी रिप्रोड्यूस होता है ये। इसमें देखें हर इंसेक्ट का जो है ना वो एक आप कह लें कि उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो है उसकी पॉपुलेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा है किसी भी इंसेक्ट को, तो उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनरेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, उसकी स्पीड अप हो जाएगी ग्रोथ जो है। तो उस स्टेज में हम इसको सिल्ले को और लीफ माइनर को, यानी कि जैसे ही फ्रेश प्रोटीन आएगी हम इसकी सर्विलेंस स्टार्ट कर देंगे और इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। स्प्रे, केमिकल स्प्रे रिकमेंडेड जो भी हैं वो हम उसकी अरेंजमेंट स्टार्ट कर देंगे। सर, सिट्रस सिला और लीफ माइनर के साथ जब स्प्रोटिंग हो रही होती है तो क्या वहाँ पर फंगस भी ग्रो करती है उस एनवायरनमेंट में जो इसके लिए फिजिबल होता है? तो फंगस की कुछ अकसाम हैं जो वहाँ पर ग्रो कर रही होती है, क्योंकि अमूमन प्राइवेट सेक्टर में या कुछ इदारे भी रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे ही आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, आपने स्प्रे करना साथ फंजीसाइड और न्यूट्रेंट लाजमी इस्तेमाल करें। तो इसको आप कहाँ तक इस चीज़ को वैलिड समझते हैं, इस रिकमेंडेशन को? देखें, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपने इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी है। जी सर। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड हमेशा आप क्यूरेटिव करते हैं। जी सर। यानी कि इंसेक्टिसाइड का हिफाजती स्प्रे नहीं होता। जी सर। जैसे ही आपको इंसेक्ट्स फील्ड में नजर आएंगे आप स्प्रे करेंगे। जी सर। ठीक है, और उसका जो है वो आपको बेहतर कंट्रोल मिल सकता है। जी सर। लेकिन फंजीसाइड की जहाँ तक बात है, फंजीसाइड के लिए देखें इसका हिफाजती स्प्रे भी होता है। जी सर। और मोस्टली क्रिटिकल स्टेजेस हैं सिट्रस की जहाँ पे ये फंजीसाइड स्प्रे करना ज़रूरी है। जी सर। अब जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद एक कॉपर बेस्ड स्प्रे जो है वो ज़रूरी है। जी सर। कि उस टाइम हम कॉपर बेस्ड कोई भी एक केमिकल जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ कर लें, कॉपर हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें, या इनका मिक्सचर यूज़ कर लें, या ऑक्सीजन कॉपर यूज़ कर लें, या बोडो मिक्सचर यूज़ कर लें। जी सर। तो वो एक स्प्रे उस स्टेज पे लाजमी हमने करना है। जी सर। देन आफ्टर फ्रूट सेटिंग, वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज है। जी सर। जब फ्रूट सेट होता है, फ्रूट जो है वो बिल्कुल छोटा होता है। जी सर। ठीक है, उस स्टेज पे स्कैब और थ्रिप्स अटैक होता है। फंगस के हवाले से अगर हम बात करें तो स्कैब का अटैक उस स्टेज पे होता है। जी सर। जो कि हमें बाद में नजर आ रही होती है। जी सर। जैसे थ्रिप्स का अटैक बाद में नजर आता है, इसी तरह और इनका ऑलमोस्ट इनकी विंडो भी तकरीबन एक ही है। विंडो भी सेम है। तो उस स्टेज पे फिर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड हम मिक्स करके कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जो है स्कैब को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाज़ोल है हमारे पास, टेबुकोनाज़ोल है, या फुस्टाइल एल्यूमिनियम है, नटीवो के नाम से एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं हम फंजीसाइड स्ट्रॉबिन ग्रुप जो हैं वो हम उस टाइम रिकमेंड करते हैं और वो उस टाइम यूज़ होंगे। फिर उसके बाद जब फ्रूट साइज थोड़ा बेहतर होता है तो वहाँ पे बिफोर रेनी सीजन, जी सर, आप इसको कह सकते हैं कि एंड ऑफ जून या जुलाई में, जी सर, रेनी सीजन से पहले हमें कॉपर बेस्ड अगेन करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि कॉपर बेसिकली क्या है, आपका प्रोटेक्टिव है, केमिकल है। इसका काम ये है कि इसने पत्ते के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। जी सर। तो जब हम कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है तो फंगस और बैक्टीरिया के पैथोजन जो हैं वो प्लांट में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, वहाँ पे हमें ये कंट्रोल मिल जाता है। फिर उसके बाद एक मज़ीद नेक्स्ट आगे जो क्रिटिकल स्टेज आती है वो फ्रूट ड्रॉपिंग स्टार्ट होती है हमारे पास अगस्त से अनवर्ड। जी सर। स्टेम एंड रॉड जिसे जिसकी फ्रूट अपना फल का केरा भी अक्सर लोग कहते हैं। बड़ी मेच्योर करीब होता है फल और सारी मेहनत जो है वहाँ पर हमारी ज़ाया होती है। तो वहाँ पे जो है हमें अगस्त के एंड में स्टेम एंड रॉड को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। जी सर। स्टेम एंड रॉड के लिए सर क्या रिकमेंड करेंगे, क्या चीज़? स्टेम एंड रॉड के लिए जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं अभी तक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से हमें मिले हैं वो हमारे पास ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाज़ोल। जी सर। ठीक है, इसमें एक सिस्टेमिक है और दूसरी
प्रोटेक्टिव आपकी लेयर बनाएगी उसको, ठीक है। हाँ जी। तो ये अच्छे तरीके से उसको जो है वो कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। बीमारी को आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके लिए फुस्टाइल एल्यूमिनियम बेस्ट है, थायोफेनेट मिथाइल के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये 3 केमिकल जो हैं हम स्टेमन रॉट के लिए रिकमेंड करते हैं। अब ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं जहाँ पे फंगस के लिए हमें फंजीसाइड ऐड करने पड़ते हैं। तो वो ऑलमोस्ट सेम ब्रैकेट है इंसेक्ट की और फंगस की। जी सर। तो इसलिए अमूमन फार्मर को ये कह दिया जाता है कि जब इंसेक्टिसाइड करें साथ फंजीसाइड जो है वो लाजमी करें। इसमें सर एक और चीज़ है कि जैसे हम थ्रिप्स की बात करते हैं तो थ्रिप्स के ऊपर हमारा क्लोरफिनपायर जो है रिकमेंड किया जाता है उमन थ्रिप्स के लिए। तो क्लोरफिनपायर के बारे में आप क्या समझते हैं कि उसके साथ कोई न्यूट्रिएंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? उसको कॉपर और क्लोरफिनपायर ये थोड़े क्रिटिकल प्रोडक्ट हैं, इनके साथ हमें अगर कोई न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना है या नहीं करना, अगर करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा इस्तेमाल करने का? देखिए, कॉपर के साथ तो हम डिपार्टमेंट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप न्यूट्रिएंट्स करें। खास तौर पे अमाइनो एसिड्स या नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके ऑर्चर्ड में, लीव्स पे जो है। तो क्लोरफिनपायर के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके साथ आप, लेकिन बाग के ऊपर या सिट्रस ऑर्चर्ड पे फोलियर स्प्रे का जो सबसे बेटर रिजल्ट है, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो उस टाइम आपको मिलेंगे जब आपकी फ्रेश सप्रोटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेश सप्रोटिंग जो है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व करती है आपकी न्यूट्रिएंट्स को, फोलियर न्यूट्रिएंट्स को। तो मैच्योर प्लांट्स जो हैं उनकी अब्जॉर्प्शन रेशियो जो है वो कम होती है। सर डिक्लाइन के ऊपर हमने डिस्कशन की कि डिक्लाइन है क्या, कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या है। अब हमने जो फार्मर को हमने ये गाइड कर रहा है कि हम डिक्लाइन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम डिक्लाइन को उसको आने से पहले, या अगर डिक्लाइन का मसला आ रहा है या आ चुका है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर सर थोड़ी रोशनी डालें। जी सर, इसमें मेन देखें सिट्रस डिक्लाइन जो है इसकी मैनेजमेंट जो है ये एक मुअम्मा बना हुआ है आज तक कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 70% ऑर्चर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे डिक्लाइन का इशू है। ठीक है, हर दूसरे ऑर्चर्ड में हमें जो है वो डिक्लाइन का इशू नज़र आ रहा है। अब इसकी मैनेजमेंट के लिए एक तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपके प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स आप थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर जो है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये इश्यूज काफ़ी हद तक मैनेज रहता है। ये आता ही नहीं है आपके ऑर्चर्ड्स में। लेकिन अगर किसी सूरत ये आपके ऑर्चर्ड में आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है, आपको कुछ ऐसे पत्ते नज़र आ रहे हैं कि पौधे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पत्तों में जो है वो मुरझाव है, विल्टिंग है, पत्ते पीले हो रहे हैं, या पौधा जो है वो अचानक डिक्लाइन की तरफ, मुरझाव की तरफ जा रहा है, उसकी यील्ड जो है पैदावार कम हो गई है, तो उस सूरत में जो है उसकी रेमेडी जो है वो देखें, इसमें टाइम बहुत कीमती है। जैसे ही आपको डिक्लाइन के सिम्टम्स नजर आए, आप विद इन 24 to 48 आवर्स, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि सरगोदा में देखें वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दो मेन इश्यूज हैं। सबसे पहले आपने अपने ऑर्चर्ड्स में ऑब्जर्व करना है, एक उसकी जड़ों के अंदर जो है वो पिट आपने डिग करना है, एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर के दरमियान या 40 सेंटीमीटर के दरमियान मैक्सिमम, और वहाँ पे आपने चेक करना है कि उसकी जड़ों में पानी तो नहीं है, ज़्यादा उसमें कोई पानी खड़ा हो। अच्छा, अगर उसकी जड़ों में पानी है तो वहाँ पे आप एक पिट जो है या एक खाली छोटी सी बनाएं ताकि वो पानी जो है वो ड्रेन हो, वहाँ से निकल जाए, जड़ों से पानी जो है वो निकले, वाटर लॉगिंग कंडीशन से जो है वो पौधा आपका बाहर आए। ठीक, अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है या इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो देन सेकंड ऑप्शन आपका वहाँ पे आता है कि उसको आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें। ठीक, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको वहाँ पे उस स्टेज पे आपने फोलियर देनी है। ठीक, जिसमें जिंक, मैंगनीज, बोरान और पोटाश, ठीक है जी, ये एलिमेंट्स जो हैं वो उसको फौरी तौर पे एक सपोर्ट देंगे। ठीक है जी, ये आप उसको हल्का सा एक फोलियर स्प्रे जो है स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे। उसके बाद अगर आप उसके ट्रंक को ऑब्जर्व करें,
ट्रंक को ऑब्जर्व करना है, उसकी स्टेम को ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कोई गमोसिस या उसकी जड़ों में फंगस का अटैक तो नहीं है, उसकी जड़ें गली तो नहीं हुई। अगर तो वो गली हुई हैं जड़ें या उस पर तने के ऊपर कोई गमोसिस के आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो देन वहाँ पे फंजीसाइड जो है उसकी ड्रिंचिंग करेंगे। ड्रिंचिंग करें, ठीक है। ठीक है। फंजीसाइड की ड्रिंचिंग के लिए हमारे पास बेस्ट केमिकल है मेटोलेक्सल प्लस मैंकोजेब और फोस्टाइल एल्यूमिनियम। ये 2 केमिकल हम उस टाइम वहाँ पे ड्रिंचिंग के लिए यूज़ कर देंगे। ये ज़मीन में अप्लाई करने के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है ये। अब देन चौथे नंबर पे जो है वो हम सॉइल के अंदर वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र जो है उसकी ड्रिंचिंग करेंगे। ठीक। सॉल्युबल फर्टिलाइज़र यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर वो पौधा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है तो वो फौरी ज़मीन के अंदर से आके उसको कर लेगा। देन उसको आपने उसके नेबर में जितने भी प्लांट्स हैं इर्द गिर्द उनको ऑब्जर्व करना है कि अगर वहाँ पे आपको ऐसे डिक्लाइन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप उनकी भी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर वहाँ पे ऐसे पौधे हैं तो वो आपकी ब्लॉक ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसे पौधे आपको नज़र नहीं आ रहे, वो एक ही पौधा है जो डिक्लाइन का शिकार है या जिस पे आपको वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो फिर उस पौधे को आप आइसोलेशन में करते हैं। ठीक। आइसोलेशन मीन्स के उसके इर्द गिर्द आप एक घेरा बना दें, क्यारी बना दें, ताकि जब आप पानी लगाएं, फ्लड इरिगेशन हो, तो उस पौधे के साथ से पानी जो है वो आगे मूवमेंट ना हो उसकी, और वो डिजीज़ जो है वो एक पौधे से अगले पौधों तक ना फैले। ठीक। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करके और एक अच्छे तरीके से इनको हम डिक्लाइन वाले पौधों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप सबसे पहले उसकी वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक, देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक, देन फंजीसाइड एप्लीकेशन, ठीक है, ये मेन इसमें इम्पोर्टेंस है। और देन आइसोलेशन, ठीक, अगर पौधा बीमार है तो आइसोलेशन में उसको आप भेज दें। सर सिट्रस में एक और बहुत बड़ा इशू है सिट्रस कैंकर का, जो अमूमन देखा गया है कि जो बरसात के मौसम में तकरीबन अगस्त के अंदर ही, जुलाई अगस्त के अंदर अटैक करता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है, एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि ये जो आम फंजीसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपने स्कैब के लिए या मेलानोज के लिए रिकमेंड किए हैं, उनके साथ कंट्रोल होगा या कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा? इसको काइंडली आप डिफाइन करें। अच्छा, सिट्रस कैंकर की आप बात कर रहे हैं, तो सिट्रस कैंकर की अगर हम पहचान की बात करें तो ये वाटर सोक लेयंस बनते हैं पत्ते के ऊपर, टहनियों के ऊपर, फल के ऊपर। यानी कि इसके एक भूरे रंग का दाना सा बनेगा पत्ते के ऊपर, उसके इर्द गिर्द एक पीले रंग का दायरा बनेगा, तो उसको हम कैंकर कह रहे हैं। और कैंकर बेसिकली जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये इसका पैथोजन है ज़ैंथोमोनास पिलीस्ट्राई। तो इसको हम आम फंजीसाइड से जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेसिफिक बैक्टीरियासाइड ही यूज़ करेंगे तो ये कंट्रोल होगा। और दूसरे नंबर पे इसकी जो मेन रीज़न है, इसका फैलाव जो है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। देखें, ये एक दफ़ा सिट्रस कैंकर जब रिपोर्ट हो जाता है तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट वो उसके सिस्टम में से इसका पैथोजन जो है ख़त्म नहीं होता, ये बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म नहीं होता। इसकी जो मेन रीज़न्स हैं, आपके पास अनसर्टिफाइड नर्सरीज हैं, ठीक है, नर्सरीज से ये आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद लीफ माइनर का इसमें मेन रोल है। लीफ माइनर एज अ वेक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहा है। जब लीफ माइनर आपके ऑर्चर्ड्स में कंट्रोल रहेगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह इसका फैलाव जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए ऑर्चर्ड्स में या कंट्रोल करने के लिए अगर हम केमिकल्स की बात करें तो उसमें हम कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली जो प्रोटेक्टिव इसके स्प्रेज हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा। और क्यूरेटिव के लिए इसमें हम कसूगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें यूज़ करते हैं। मार्केट में डिफरेंट कम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन इशू ये है कि फार्मर उस टाइम उसको ये नज़र आता है, ये स्प्रे उस टाइम करता है जब इसके लेयंस जो हैं वो लीफ के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। तो उस टाइम इसको जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके फैलाव को रोकने के लिए
रेनी सीजन से पहले, यानी कि जैसे ही फ्लेक्स प्रोटिंग आपकी स्टार्ट हुई, बारिशों से पहले जो है वो आप एक हिफाजती स्प्रे कर दें कॉपर का। ठीक है, जब वो हिफाजती स्प्रे करेंगे आप तो उसका फैलाव जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें इशू एक और भी है कि जब बारिशें होंगी तो वो जो आपका एक लेयर बनी हुई है कॉपर की प्रोटेक्टिव लेयर, वो वॉश आउट हो जाएगी, आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। और फार्मर्स इसमें इस हद तक इतने ज़्यादा स्प्रे कॉपर बेस्ड कर चुके हैं कि अब जो पाकिस्तान में इसकी स्ट्रेन्स हैं उसमें कॉपर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप हो रही है। सर इसमें आपने रेजिस्टेंस की बात की, कॉपर रेजिस्टेंस और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस भी मेरे ख्याल में टर्म जो है वो काफ़ी मकबूल है हमारे इदारों में, कि इंसेक्टिसाइड्स के भी बार बार स्प्रे से रेजिस्टेंस आती है, यानी कि उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है कीड़ों की वो बढ़ जाती है। उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? और दूसरा एक मेरी नज़र से एक प्रैक्टिस गुजरी है महकमा ज़राअत की तरफ से, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये क्या जो रेजिस्टेंस है उसके लिए भी ये अहम है IPM, या ये सिर्फ हमारी जो हम उसको ऑर्गेनिक या क्वालिटी फ्रूट लेने के लिए अहम है IPM? ये रेजिस्टेंस और IPM को आप काइंडली थोड़ा डिफाइन करें, ये चीज़ें जो है ना ये फार्मर्स के लिए बड़ी मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं इसमें। जी, IPM और क्वालिटी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जहाँ पे हम IPM प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगी, केमिकल रेजिस्टेंस, और क्वालिटी भी आपकी बेहतर होगी। क्योंकि देखें लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ केमिकल, हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है केमिकल कंट्रोल, जबकि हमारे फार्मर्स इसको फर्स्ट ऑप्शन पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम केमिकल को लास्ट ऑप्शन पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी लेंगे, क्वालिटी भी लेंगे और इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होगा। सर आप तो कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन फार्मर कहते हैं कि यार मसला तो कोई नहीं है, चलो एक स्प्रे मार लीजिए, बस शौकिया स्प्रे कर रहे हैं, वो शौकिया पे बात आ गई अब तो। नहीं, जितनी हम शौकिया स्प्रे पे जाएंगे इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस जो है वो उस हद तक बढ़ती जाएगी। जी सर। अब हमारे पास इस रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, हम कल्चरल कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं, या केमिकल कंट्रोल में ही, क्योंकि फार्मर हमारा चाह रहा है वन स्टेप कंट्रोल कि हम शाम को स्प्रे करें, सुबह हमें हर चीज़ खेत में से 100% ख़त्म मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर केमिकल कंट्रोल पे भी हम जाते हैं तो लाजमी नहीं है कि हम एक ही केमिकल का बार बार रिपीटेडली उसी को स्प्रे करते जाएं। जब हम एक केमिकल को बार बार रिपीटेडली स्प्रे करते हैं तो उससे जो है वो इंसेक्ट में उस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि उस जहर का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है उस इंसेक्ट पे। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। जब हम डोज बढ़ाएंगे तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा, हमारे माहौल के, इवन प्लांट्स के लिए भी वो नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो उसमें हम अल्टरनेट केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। सिंपली एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सिट्रस जो कि मेन पेस्ट है, सिट्रस का तेला जिसे फार्मर्स कहते हैं, उसके लिए फार्मर्स करते हैं बाइफेंथ्रीन की एक आम रूटीन। अगर हम बाइफेंथ्रीन की को रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो इसकी हमें डोज भी बढ़ानी पड़ेगी और इसके रिजल्ट्स भी नहीं होंगे। और ये हो चुका है, ये अब ऑलमोस्ट जो बाइफेंथ्रीन है वो सिट्रस कंट्रोल नहीं कर रही। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अल्टरनेट हैं, साइपरप्रोफिनो का मिक्सचर है, साइपरमेथ्रीन है, कार्बोसल्फान है, नाइट्रन पायरम है, ठीक है, थायोमिथॉक्सम है, सिटामेप्रिड है, अमीडाक्लोप्रिड है, यानी कि एक लंबी रेंज है हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए। और जब हम एक केमिकल को रिपीटेडली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पे आप अगले सीजन में दूसरा केमिकल, उससे अगले सीजन में तीसरा केमिकल, चौथा केमिकल, तो वापस बाइफेंथ्रीन के इस्तेमाल तक आते आते हमें कम से कम 3 साल का अर्सा लगेगा। तो 3 साल बाद जब हम दोबारा बाइफेंथ्रीन को स्प्रे करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी, और उसकी जो डोज हम 500 ml फी एकड़ पे लेंगे हैं वो वापस हमारी 100 ml 100 लीटर पानी में आ जाएगी। सर IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको थोड़ा आप फार्मर्स को ये गाइड करें कि ये है क्या और इसमें फार्मर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं,
क्या हम सिर्फ इसको ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, या फार्मर की जो फ़ी एकड़ पैदावार है या फ़ी एकड़ उसकी इनकम है वो भी इससे बेहतर हो सकती है? जी देखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या मरबूत तरीका इंसदाद, उर्दू में इसको हम कहेंगे मरबूत तरीका इंसदाद, इसमें हम डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज़ को, एक जड़ी बूटी है, उसको हम कल्चरल कंट्रोल से भी मैनेज कर सकते हैं। अब कल्चरल कंट्रोल क्या है कि आपने पानी लगाना है, पानी रोकना है, हल चलाना है, गोडी करनी है, ठीक है, या दाब का तरीका एक अक्सर सुना है आपने जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए। तो ये सारे कल्चरल या रवायती तरीके हैं जी सर। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल कंट्रोल है कि हम डिफरेंट किस्म के फंदे लगा के, अब फल की मक्खी एक बड़ा क्वारंटाइन पेस्ट है, इम्पॉर्टेंट पेस्ट है सिट्रस में भी, मैंगो में भी। तो फल की मक्खी को अगर हम केमिकल के साथ कंट्रोल करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसका मैकेनिकल कंट्रोल हमें साथ करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हमें जिनसी फंदे लगाने पड़ेंगे। रोशनी के फंदे जो हैं कुछ इंसेक्ट्स के लिए वो लगाने पड़ेंगे। तो हम फंदों के ज़रिए उनके पॉपुलेशन को फील्ड में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो है जब ये मैनेज हो जाएगी तो ये कल्चर IPM के अंडर आएगी। ये फंदे हमारी महकमा ज़राअत की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि कोई इसमें डेवलपमेंट है या किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इसको? नहीं, ये मार्केट में आपको आम मिल जाते हैं। जी सर। जिनसी फंदे जो हैं, ये ट्रैप्स जो हैं, ये मार्केट में आपको मिल जाते हैं। अगर मार्केट में नहीं भी मिलते तो आप ये इसको खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। आम ये जो पेट बॉटल्स होती हैं 1.5 लीटर वाली, इसमें आमने सामने सुराख करके इसमें आप वो फेरामून्स जो हैं वो रुई के साथ लगा के रख दें तो वो आपका एक नेचुरल ट्रैप जो है। तो सर इससे इस प्रैक्टिस को हम एक इस पॉडकास्ट के एंड पे एक वीडियो इसके साथ लिंक कर देंगे इसी पॉडकास्ट के साथ, ताकि जो इसका जिनसी फंदे बनाने का या उसको अप्लाई करने का तरीका है वो फार्मर सीख ले, ठीक है जी। उसके अलावा कौन से इंसेक्ट्स हैं या और कौन सी डिजीज़ हैं जो IPM के ज़रिए, यानी बग़ैर केमिकल इस्तेमाल किए एक सेहतमंद फसल के लिए हम और सेहतमंद खुराक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं IPM से? अच्छा देखिए, इसमें हम कल्चरल कंट्रोल डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल कंट्रोल। उसके बाद फिर देखें एक हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल है, कुदरती निज़ाम है हमारे पास। नेचर में अल्लाह ताला ने जहाँ पे नुकसानदा कीड़े पैदा किए हैं वहाँ पे फ़ायदेमंद भी पैदा किए। जी सर। अब जब हम फील्ड में नुकसानदा कीड़ों को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद कीड़े रिलीज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। या फंगस है, बैक्टीरिया है, इनको कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद फंगस जो है वो फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो वो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि हयातियाती कंट्रोल की मदद से भी हम केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और इकोनॉमिकल जो है वो हमारे पास कंट्रोल मेथड है। लेकिन इसका इशू ये है कि ये थोड़ा स्लो है, स्लो कंट्रोल है। इससे आपको कंट्रोल एकदम कंट्रोल नहीं मिलेगा, जैसे फार्मर 1 स्टेप कंट्रोल 4 है, लेकिन ये है कि ये आपका देर पा है। एक दफ़ा जब आपकी पॉपुलेशन फ़ायदेमंद कीड़ों की या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन फील्ड में बिल्डअप हो जाती है तो वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा फार्मर्स को पेशेंस दिखानी पड़ती है, कुछ सब्र दिखाना पड़ता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमें लॉन्ग टर्म मिलते हैं। देन एंड पे अगर कोई चीज़ इन सब चीज़ों के साथ मैनेज नहीं हो रही तो उसमें हम एंड पे आके फिर केमिकल यूज़ करते हैं। इसमें प्लांट प्रोटेक्शन मेरे को एफर्ट कर रही है, प्लांट प्रोटेक्शन इसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन डेफिनेटली उसकी सारी रिकमेंडेशन जो हैं वो IPM को मद्देनज़र रखते हुए ही हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद जो है खालिस खुराक और बीमारियों से पाक, केमिकल से पाक खुराक जो है वो मुहैया करना है कि हमारे जो माहौल है वो ज़री जहनों से पाक हो, इंसानी सेहत पे इनके असरात कम से कम हों। और अब केमिकल कंट्रोल की भी बात करें तो केमिकल्स हमारे पास न्यू केमिस्ट्री पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं कि उसमें आप का ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बड़े कम हैं। यानी कि आम जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, जो रवायती हमारे पास क्लोरपेरिफॉस चल रही है, साइपरप्रोफिनो
चल रही है, ये बैक्टीरियल यानी कि फंगस और बैक्टीरिया की मदद से जो है वो इंसेक्ट्स को और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स मार्केट में मौजूद हैं। तो न्यू केमिस्ट्री पेस्टिसाइड जब हम यूज़ करेंगे तो उसका माहौल पे कम एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैंने सुना है कुछ खबर आई है कि प्लांट प्रोटेक्शन ने कोई सर्विस शुरू की है जिस तरह रेस्क्यू सर्विस, मतलब जो आप कॉल करेंगे और आपकी जो प्लांट प्रोटेक्शन का अमला है वो आपकी फसल चेक करेगा, या इस तरह की कोई गाड़ी वगैरह मतलब रेस्क्यू करने के लिए वो पहुंचेगी। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि ये बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है और ये कहाँ कितने एरिया तक इसको चलाया जा चुका है और कब तक एक्सपेंड होगा कि ये हमारे हर फार्मर तक इसकी जो फैसिलिटी है पहुँच जाए। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन में जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, उसको हम कहते हैं मोबाइल पेस्ट सर्विलेंस स्क्वाड। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे तहसील लेवल पे जो है वो 4 व्हील्स जो हैं वो मुहैया की हैं। अब वो 4 व्हील्स में प्रॉपर एक मुकम्मल पेस्ट स्काउटिंग या पेस्ट सर्विलेंस स्क्वाड मौजूद है, जिसमें हमारे तहसील लेवल के ऑफिसर्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे फील्ड असिस्टेंट्स हैं, पेस्ट सर्वेयर लेवल के लोग हैं। ये सारे जो हैं फील्ड में फार्मर के डोर स्टेप पे उसको सहूलियात और प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए हर टाइम मौजूद हैं। और ये तहसील लेवल पे ये जो 4 व्हील है ये लोग डिफरेंट एरियाज़ में जो है ये सर्वे कर रहे हैं, फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप्स का सर्वे कर रहे हैं और प्रॉपर फार्मर्स को गाइडलाइन दे रहे हैं। बाकी कॉल करने की सहूलत भी डेफिनेटली मौजूद है। जितने भी हमारे महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स हैं या हमारा फील्ड स्टाफ है, 24/7 फार्मर्स की रहनुमाई के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमें जिस टाइम मर्जी आप लोग कॉल करें, जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए वो फार्मर्स को डेफिनेटली उसके लिए हम हाजिर हैं। और हमारा जो ये मोबाइल स्क्वाड है ये एट द स्पॉट जाके भी फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेगा और फार्मर को मुकम्मल गाइडलाइन देगा। जी बहुत शुक्रिया सर तैयब अदल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से मैं हिस्सा दिया। तो हमारी इंशाअल्लाह नाज़रीन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आइंदा भी माहिरीन ज़राअत को बुलाकर मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर और मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर हम ये पॉडकास्ट करते रहेंगे। और ये किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए या कोई ये कमर्शियल काम नहीं है, ये खालिस्तन आपकी रहनुमाई के लिए है। और आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया, हमने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और हमने खालिस्तन एक ज़मींदार की रहनुमाई के लिए एक फ़सल को लेकर डिस्कशन की है। इसके अलावा मैं तैयब अदल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा हम फील्ड में भी इंशाअल्लाह ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम वहाँ पर भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं इनके ज़रिए और इनके जो स्टाफ है, इनका अमला है, उसके ज़रिए हम इंशाल्लाह फार्मर्स को गाइड करते रहेंगे, सिट्रस के ऊपर भी और मज़ीद फसलों के ऊपर भी। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया फ़खर शाह साहब, आपने इस प्रोग्राम में हमें दावत दी और फार्मर्स के साथ जो उनके इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने का हमें मौका मिला। बहुत शुक्रिया। जी वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।